आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अध्याय 6। ये क्लास 12th का चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे, जैसा नाम से पता चल रहा है यहाँ पर विद्युत भी है, चुंबकत्व भी है और प्रेरण, तीन शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बेसिक तौर पर हम समझें, पहले इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल चलता है, गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो हमने पढ़ा है कि उसी के गमन को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब कोई आवेशित कण चलता है यानी गति करता है, तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। और जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी गति के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, यानी किसी पदार्थ के खींचने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और विद्युत धारा जब उत्पन्न होगी यानी कोई चार्ज पार्टिकल गतिमान होगा, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रेरण शब्द है जिसको अंग्रेजी में इंडक्शन बोलते हैं, तो इसको हम बारीकी से समझें। इन छोटी छोटी बातों को जब तक हम गहराई से समझेंगे नहीं, तो जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो प्रेरण शब्द आप देखे होंगे कि जैसे जनरली आप देखते हैं कि सामान्य भाषा में बोला जाता है कि फला महापुरुष की प्रेरणा से मैं ऐसा बना। जैसे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, तो जो शिक्षित बनो शब्द उन्होंने कहा, तो उस शिक्षित बनो की प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब शिक्षित हो रहे हैं, तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से पढ़िए, आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपने वैसा किया और आप डॉक्टर बन गए, तो मेरी प्रेरणा से आप बने। इसमें ना मैं आपको टच किया हूँ और ना ही जो मेरे अंदर ज्ञान है वो कम हुआ है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसमें प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखिए, हमेशा इस बात को बारीकी से समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही आएंगे और इलेक्ट्रॉन ही निकल करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम परमाणु यानी एटम को समझें, तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये कहीं भी नहीं जा सकता। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो वस्तु धन आवेशित हो गई है,
यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जबकि पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसलिए पॉजिटिव जैसा महसूस हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश बोलेंगे। तो इस बात को समझना है बारीकी से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई धनावेशित पार्टिकल है या वस्तु है। अब ये धनावेशित है तो इसका मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर इसके बगल में टच नहीं करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई अनावेशित वस्तु है, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल। चलिए, तो जब अनचार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रखेंगे न्यूट्रल को, तो चूंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है और हम ये पढ़े हैं कि उल्टा चार्ज यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस वस्तु में छोटे छोटे आइटम होंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनी है, यानी एटम से मिलकर के बनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये परमाणु जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भी हैं। जब इलेक्ट्रॉन भी हैं तो ये धनावेश अपने उल्टा यानी ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा, ऋणावेश को आकर्षित करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर थोड़ा थोड़ा सा खिंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को इस वस्तु के थोड़ा थोड़ा सा खिंच जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन। जब खिंच जाएंगे तो इस पर इधर जो है ऋणावेश आ जाएगा, इधर ऋणावेश आ जाएगा, इधर जाहिर सी बात है कि जब इधर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी ही धनावेश होना माना गया है। तो इधर धनावेशित हो जाएगा ये वस्तु, इधर ऋणावेशित। अब इस वस्तु की उपस्थिति के समय ही अगर किसी तार के द्वारा कोई तार लगा के इसको हम पृथ्वी से टच करा दें, तो जब पृथ्वी से टच करा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पृथ्वी में चले जाएंगे। जब पृथ्वी में चले जाएंगे और इस वस्तु को हम हटा लेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए इसमें धनावेश है क्योंकि ऋणावेश तो पृथ्वी में चले गए। तो ये पूरे धनावेश, अभी तो इस वस्तु का प्रभाव था तो धन धन के बीच प्रतिकर्षण था, तो ये इधर थे। जब ये हटा लेंगे इस वस्तु को तो जो अब हमारी ये वस्तु होगी इसमें सब जगह धनावेश बिखर जाएगा, यानी ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो देखिए इस वस्तु ने इस वस्तु को टच नहीं किया और बिना टच किए ये धनावेश को अगर ज्ञान कहें तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, यानी ये अज्ञानी था, न धनावेश था न ऋणावेश था, न्यूट्रल था। तो इसमें भी धनावेश उत्पन्न कर दिया, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति ने दूसरे अज्ञानी के अंदर जिसमें कोई ज्ञान नहीं था ज्ञान उत्पन्न कर दिया। इसी को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की भाषा में कहें तो एक धनावेशित वस्तु ने दूसरी अनावेशित वस्तु में धनावेश उत्पन्न कर दिया। तो चूंकि इसको टच नहीं किया और इसके धनावेश में कोई कमी भी नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु की प्रेरणा से इस वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा अगर हम करना चाहें तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये ऋणावेशित है, अब ये न्यूट्रल कोई वस्तु आ गई, अब ये कोई वस्तु आ गई जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल वस्तु इसके पास आई तो इसमें ऋणावेश है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें जो ऋणावेश होंगे उनको प्रतिकर्षित करेगी,
यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल्सन फोर्स लगा करके इनको दूर भगाएंगे, तो ऋणावेश इधर आ जाएगा। जाहिर सी बात है ऋणावेश इधर शिफ्ट हुआ तो ऋणावेश का उल्टा इधर प्लस माइनस को जीरो रखने के लिए इधर धनावेश उत्पन्न होगा, यानी वस्तु धनावेशित हो जाएगी। अब अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी क्या करेगी, इधर अगर जोड़ देंगे, अगर इधर जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो पृथ्वी इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा कर देगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करेगी तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। जब इसको हटाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन पूरी जगह फैल जाएंगे। भाई इस धनावेश को पूरा करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी धन और ऋण बराबर, यानी इसको न्यूट्रल कर दिया अर्थ के इलेक्ट्रॉनों ने, तो अब ये इतने इलेक्ट्रॉन बचेंगे एक्स्ट्रा में, यानी इसके प्रभाव में या इसकी प्रेरणा से ये वस्तु निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने लायक बने हैं, जब इतनी बात समझ जाएंगे तब। तो आगे पढ़ते हैं चैप्टर। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भूमिका। भूमिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो देखिए कह रहा है कि विद्युत तथा चुंबकत्व तो काफी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती रही। तो बहुत पुराने समय में जो करंट है और मैग्नेटिज्म है इसको अलग अलग माना गया, यानी विद्युत और चुंबकत्व को अलग अलग माना गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आर्स्टेड, एम्पियर तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत धारा पर किए गए प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित है। तो किन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया, हमारे 19वीं शताब्दी में आर्स्टेड और एम्पियर ने, और कौन से प्रैक्टिकल किए, विद्युत धारा पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। कह रहा है उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हमने आपको बताया था कि कोई चुंबकीय आवेश, कोई विद्युत आवेश अगर एक जगह रखा है तो केवल हम विद्युत की बात करेंगे, लेकिन अगर वो गतिमान हो जाए तो विद्युत धारा बन जाएगी, क्योंकि जो आवेश है उसी के प्रवाह की दर को ही हम धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। और जब वो गतिमान होगा तभी उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये नीट में पूछा जाता है कि स्थिर वाला करेगा कि गतिमान वाला करेगा, तो गतिमान विद्युत आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत धारा अपने पास रखी हुई चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रख दें और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब ही है कि आवेश गतिमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो चुंबकीय सुई को विक्षेपित करेगी, यानी चुंबकीय सुई अपनी पोजीशन बदलेगी, यानी बताएगी कि यहाँ पर चुंबकत्व है। कह रहा इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इसका विपरीत संभव है, क्या इसका विपरीत प्रभाव भी संभव है। यानी अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र सुई विक्षेपित हो रही है, यानी आवेश के प्रवाह से चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, तो क्या चुंबकत्व से यानी चुंबक से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं,
क्या प्रकृति विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच इस प्रकार के संबंध की अनुमति देती है? इसका उत्तर एक निश्चित है कि हाँ, मतलब ऐसा संभव है। तो गतिमान आवेश को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं, और जब आवेश गतिमान होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसका उल्टा भी संभव है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर, यानी चुंबक है, तो उससे विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। कह रहा है लगभग सन 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में तथा जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में किए गए प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखें, सन नहीं याद करना है, केवल आपको वैज्ञानिकों के नाम याद करना है कि उन्होंने क्या किया है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बारीक चीज़ हमें समझना है कि कह रहा है कि 1830 में माइकल फैराडे जो इंग्लैंड में थे और जोसेफ हेनरी जो अमेरिका में थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए, जो अल्टरनेटर होता है, जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर में एक अल्टरनेटर लगा होता है, उसको इंजन से घुमाना क्यों पड़ता है? इसलिए कि वो परिवर्तनशील हो जाए, बार बार बदले। अगर बिना बदले विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती तो हमें इंजन से अल्टरनेटर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बारीक बात को समझना है कि परिवर्तनशील होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होगा तो बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। बंद कुंडलियों का मतलब क्या है? बंद कुंडलियों का मतलब कि जैसे कोई ये प्लस पॉइंट है, कोई ये माइनस पॉइंट है, इसमें धारा है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव है, ये माइनस है, और ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से आ रहा है, और ये प्लस माइनस को जोड़ दें तो बंद पथ हो जाएगा, पूरा पूर्ण हो जाएगा, तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ के चलने का रास्ता भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई नहर है, नहर यहाँ पर आई है, ये नहर में पानी बह रहा है। अब पानी बह रहा है, यहाँ पर बंधा लगा हुआ है, क्या पानी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब इस बंधे को काटना पड़ेगा। तो इस बंधे को काट दिया जब हमने, तो इधर से पानी इधर को जाने लगेगा। जहाँ पानी की कमी होगी, ज़्यादा पानी जहाँ होगा वहाँ से कम की तरफ जाने लगेगा। तो इसी प्रकार से जब ये परिपथ हम पूर्ण कर देंगे तो जिधर ज़्यादा वोल्टेज है उधर से कम वोल्टेज, यानी जिधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले में ज़्यादा है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। जब जोड़ेंगे ही नहीं तो कैसे जाएगा? तो इसी का मतलब है बंद कुंडलियाँ शब्द जो इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हमें बारीकी से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बिना परिवर्तनशील नहीं उत्पन्न करेगा। अल्टरनेटर घूमेगा नहीं तो बिजली नहीं बनेगी। इस अध्याय में हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनमें निहित सिद्धांतों को समझेंगे। वो परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे उचित रूप से ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे उचित रूप से ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो हमने अभी एग्जाम्पल आपको दिखाया था, वहाँ पर दो पार्टिकल रखे थे,
जो फिगर बना के दिखाया था वो चल नहीं रहे थे, तो वो विद्युत प्रेरण का एग्जाम्पल हमने बताया था। लेकिन अगर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे उचित रूप में ही हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझना है। अब देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब फैराडे ने प्रथम बार अपनी इस खोज को सार्वजनिक किया कि चालक तार से बने लूप तथा दंड चुंबक का मतलब डंडे जैसा चुंबक, छोटा सा काट दिया जाए डंडा वो, तो दंड चुंबक जिसको बार मैग्नेट अंग्रेजी में बोलेंगे, के बीच सापेक्ष गति, देखिए सापेक्ष गति मतलब गति होना चाहिए, गति में भी सापेक्ष गति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सापेक्ष गति को समझिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल ये चल रही है, एक मोटरसाइकिल इधर चल रही है, इस तरह से, और दूसरी मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा है। अब एक मोटरसाइकिल इधर को चल रही हो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरी भी इधर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही हो, तो दोनों के बीच दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। जब दूरी में परिवर्तन नहीं होगा तो अगर दो आवेशित कण चल रहे हों, उनके बीच में कोई दूरी में परिवर्तन ना हो, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि बीच की दूरी नहीं बदल रही, तो स्थिर जैसे ही हो गए। इसीलिए यहाँ पर सापेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को हमें समझना होगा। यही छोटी छोटी बारीक बातें अगर हम समझेंगे तो फिर हमारे सवाल गलत नहीं होंगे। कह रहा है तब उनसे पूछा गया कि इसका क्या उपयोग है, तो फैराडे का उत्तर था नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है। बताइए, कितनी बड़ी बात कहा कि नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है। मतलब जो बच्चा पैदा होता है, फिर उसको से पाल के बड़ा किया जाता है, फिर वो हमारे जैसे ही तो दुनिया में रह के काम करता है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि ये अभी छोटी बात ज़रूर है आपके लिए, लेकिन ये आगे बड़ा भयंकर रूप लेगी। और ऐसा हुआ भी कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट ने आगे इतना विकास किया कि जनरेटर बन गए, उनसे बिजली बनाने का काम शुरू हुआ। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण केवल सैद्धांतिक या शैक्षणिक रूप से ही उपयोगी परिघटना नहीं है, वरन व्यवहारिक दृष्टि से विद्युत ना हो तो विद्युत प्रकाश ना हो, ट्रेन ना हो, टेलीफोन ना हो और कंप्यूटर ना हो। यानी ये सिर्फ बातें करने की बात नहीं, प्रैक्टिकली देखें कि अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसी घटना ना होती तो क्या प्रकाश उत्पन्न हो पाता, क्या ट्रेन चल पाती, क्या टेलीफोन हम लोग चला पाते, क्या कंप्यूटर में कोई गतिविधियां होती। फैराडे एवं हेनरी के इन पुरोगामी यानी पायनियरिंग प्रयोगों ने ही आधुनिक जनित्रों एवं ट्रांसफार्मर्स के विकास को संभव बनाया। जनित्र मतलब जनरेटर। आज की सभ्यता के विकास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई उसमें अहम भूमिका निभाई है। अब आगे आ जाता है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। इनको पढ़ने से पहले जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, यानी इसका आविष्कार किया। देखिए खोज और आविष्कार में अंतर है। आविष्कार कहेंगे, खोज तो वो है जो दुनिया में है और उसे ढूंढ लिया जाए, जैसे नाइट्रोजन दुनिया में थी उसे ढूंढ लिया गया। लेकिन जो इन्होंने काम किया कि जनरेटर से बिजली बन रही, तो जनरेटर तो दुनिया में नहीं था, तो इसे हम आविष्कार कहेंगे। खोज उसे कहते हैं जो है खोज लिया गया, लेकिन आविष्कार वो है कि जो नहीं है बना लिया गया। जैसे मोटरसाइकिल दुनिया में नहीं थी, हमने बनाई थी, आविष्कार था।
तो उन्हीं के सम्मान में जिन वैज्ञानिकों ने किया, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जोसेफ हेनरी अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक शास्त्री, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रथम निदेशक थे। लोहे के ध्रुवों के चारों ओर पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर तथा इसके स्थान पर तार की कुंडलियां लपेटकर उन्होंने विद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किए एवं एक विद्युत चुंबकीय मोटर तथा एक नए दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया। तो ये काम इन्होंने किया। उन्होंने स्वप्रेरण की खोज की। स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन, मतलब स्वयं में ही आवेशित हो जाना। अभी आगे विस्तार से इसको पढ़ेंगे। की खोज की तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परिपथ में धारा प्रेरित करती है। यानी एक, मान लीजिए ये सर्किल है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और यहाँ बगल में रखी हुई है, तो इसमें कैसे करंट का फ्लो होने लगे, इसकी प्रेरणा से, तो प्रेरित करती है। ये सब घटनाएं अभी हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऐसा होता है। अब देखिए आगे आ जाता है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। तो फैराडे एवं हेनरी के जो प्रयोग हैं इनकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसको बारीकी से समझिए। ओके, थैंक यू।